नहीं था। करेंगे पेपर डिस्कस भी, पहले अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, आई थिंक मैंने कटिंग ऑफ वायर लिखवा दिया था, अलोंग लेंथ परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अगली हेडिंग लिखिए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का मतलब क्या है वो समझते हैं। कटिंग ऑफ वायर तक डन हो गया था लास्ट टर्न पे अपना। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये एक वायर है मान लो, इसका कुछ लेंथ है कुछ एरिया है, रेजिस्टेंस कितना है आर। इस वायर को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पे क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है वायर की। ठीक है, वायर को जब खींचा जाए तो लेंथ इंक्रीज होगा, एरिया कम हो जाता है। दो चीजें होती है एक साथ, लेंथ का बढ़ना और एरिया का। यहां पर कांस्टेंट क्या रहता है, जितने किलोग्राम का ये वायर होगा उतने ही किलोग्राम का ये भी होगा। भाई होता क्या, कटिंग वाले केस में क्या केस था, वायर की कटिंग वो केस है जहां पे आपने वायर को कट करके निकाल लिया। अब किसी वायर को अगर आप कट करके निकाल लोगे, आपने उसमें से मास हट निकाल लिया, मास रिमूव किया है। क्या रिमूव किया है, मास। और होता क्या है कि कटिंग वाले केस में मास जो है वो वेरिएबल रहता है। आप कोई भी पार्ट अगर निकाल रहे हो, लाइक जैसे मान लो ये पार्ट, इसमें से मैं कट करके कोई हिस्सा निकालूंगा तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसका मास वही रहेगा। मास बोल सकते हो या फिर एक चीज और बोल सकते हो, क्या, वॉल्यूम। तो इस केस में क्या रहता है, इंपोर्टेंट यही है बस, मास और वॉल्यूम ऑफ वायर। मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल भी वही है। रिमेन रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वही रहेगा वॉल्यूम जो पहले वॉल्यूम था। अब रिजल्ट्स क्या आते हैं, आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दो केस होंगे यहां पे, वही मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, या फिर मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। अगर दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, नीचे एरिया और इंटू लेंथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। ये लास्ट टर्न पे मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। और अगर एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ क्या बन जाएगा, रो वॉल्यूम बाय एरिया स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब यहां से सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लेंथ के स्क्वायर के। और यहां से जो चीजें समझ में आ रही वो ये आ रहा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के स्क्वायर के। एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर का फिर से स्क्वायर होगा, तो रेडियस की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और जैसा रेडियस वैसा डायामीटर, अगर डायामीटर भी बोले तो डायामीटर की पावर भी क्या आएगी, 4। अब जैसे मान लो ये वायर है, इसकी जो थिकनेस है, मतलब डायामीटर भी यही है और यही क्या है, थिकनेस। तो कभी कभी डायामीटर वर्ड यूज नहीं करते हो, क्या वर्ड यूज कर लिया जाता है, थिकनेस। तो थिकनेस वर्ड भी अगर यूज करे तो थिकनेस की पावर भी क्या, मान लो आपसे बोल दिया जाए थिकनेस डबल हो गई या थिकनेस आधी हो गई, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, थिकनेस की पावर 4। क्लियर है क्या। ये दो रिजल्ट्स हैं कौन से केस में, स्ट्रेचिंग वाले केस में। छापिए।
हो गया। हटाएं। देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि लेंथ जितने टाइम होगा, वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होगा। अब लेंथ कितने टाइम हो गया? 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। जितने टाइम होगा लेंथ, उसके स्क्वायर टाइम हो जाएगा कौन? रेजिस्टेंस। जैसे लेंथ अगर डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। लेंथ अगर ट्रिपल कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा। लेंथ अगर 1.5 टाइम हुआ तो 1.5, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.25 टाइम। कितने टाइम हो जाएगा? जितने टाइम लेंथ होगा उसके स्क्वायर टाइम। लेंथ अगर 1.3 टाइम हुआ तो 1.3 का स्क्वायर 1.69, 13 का स्क्वायर पता है ना 169, तो 1.69 टाइम हो जाएगा कौन? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? लेंथ जितने टाइम होगा उसके स्क्वायर टाइम हो जाएगा कौन? रेजिस्टेंस। अब ये तो समझ में आ ही रहा है कि लेंथ को मान लो कितना कर दिया जाए डबल, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम। लेंथ हो जाए ट्रिपल तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम। अब हम आते हैं, ये तो बेसिक रिजल्ट वाली बात हो गई, हम एक मैथ्स को समझने जा रहे हैं अभी। मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है x, उसकी कुछ इनिशियल वैल्यू थी, फिर थोड़े टाइम के बाद चेंज होके उसकी एक फाइनल वैल्यू बची या बढ़ गई या जो भी हो। मेरे पास x की 2 वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फिर बढ़ के वो कितना हो गया? x फाइनल। पहले कितना था? x इनिशियल, बाद में कितना हो गया? फिजिक्स में 3 चीजें जनरली ज्यादा पूछी जाती है जब भी कोई वैल्यू चेंज हो रही हो। पहला, अगर आपसे कोई बोले चेंज इन x, चेंज इन x मतलब उसको ऐसा बोला जाएगा डेल्टा एक्स। कैसे निकालते हैं भैया चेंज किसी का भी? फाइनल माइनस इनिशियल। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स। क्या पूछा जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स। ये क्या चीज होती है? ये इससे निकलता है चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इनिशियल। जो चेंज है उसको इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो कौन सा चेंज आ जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो ऊपर जो लिखा है चेंज, वो ऑलरेडी क्या है? फाइनल माइनस डिवाइडेड बाय, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, फाइनल बाय इनिशियल माइनस, दोनों के डिवाइड में है ये। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा परसेंटेज चेंज इन एक्स। परसेंटेज चेंज इन एक्स, तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है फ्रैक्शनल चेंज जो आएगा, फ्रैक्शनल चेंज यही था डेल एक्स बाई इनिशियल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल तो बहुत सिंपल है, ओ सॉरी परसेंटेज, तो जो फ्रैक्शनल निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई एक्स इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स फाइनल बाई एक्स इनिशियल माइनस 1 इंटू। क्लियर है क्या? छापिए जल्दी फटाफट, ये यूज होने वाला है। ये मैथ्स आपको पूरे फिजिक्स में कई जगह पर लगेगा, पता होना चाहिए।
हो गया। एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप डॉक्टर बन गए और 1.5 CR आपका 1 ईयर का रेवेन्यू है, ठीक है, 1.5 करोड़ कमाया आपने किसी साल में। उसके अगले साल लोग ज्यादा बीमार हुए होंगे, 1.8 CR आपने कमाया, ठीक है, मतलब ये 2032 का डेटा है और ये 33 का, ठीक है। भगवान करे कि तब तक आप इतना कमा ले। तो बात यह आती है कि आपकी जो कंपनी है, हाँ हॉस्पिटल भी कंपनी होता है क्या ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक भी होती है, तो उसने कितने % का ग्रोथ किया, ये कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है एग्जैक्टली, परसेंटेज चेंज ही तो निकाला जाता है। फाइनल वैल्यू क्या है? 1.8 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका परसेंटेज ग्रोथ है। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 से कैंसिल, 3 5 जा 15, 20% का ग्रोथ है आपका। 20% आपकी कंपनी ने ग्रो किया लास्ट ईयर के कंपेयर में। बात समझ में आ रही क्या? इस तरीके से निकाली जाती है ग्रोथ, गेन, लॉस, सब इसी से निकलते हैं। लॉस होगा तो मान लो किसी साल 1.5 CR कमाया, उसके अगले साल गलती से 1.2 पे पहुंच गए होते तो ये माइनस में आ जाता। फाइनल वैल्यू 1.2 रखते, इनिशियल 1.5, तो आंसर आता -0.3। और नेगेटिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है डिक्रीज होना, और पॉजिटिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है इंक्रीज होना। प्लस में वैल्यू आ रही है मतलब इंक्रीज हो रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है मतलब डिक्रीज हो रहा है। लेकिन परसेंटेज निकाला हर बार ऐसे ही जाएगा। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल हो गया फ्रैक्शनल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो गया अपना परसेंटेज चेंज। तो ये रहता है परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका हर बार। अब नीट लेवल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए लिखिए क्वेश्चन, if a wire of resistance R, if a wire of resistance R stretched and its length become double, if a wire of resistance R stretched and its length become double, if a wire of resistance R stretched and its length become double, calculate percentage change in resistance. Calculate percentage change in resistance. डायरेक्ट हो जाना चाहिए। लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस क्या मान लो? R, बाद में कितना हो जाएगा? ये समझ में आया क्या? लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 4R हुआ है लेकिन बड़ा 3 आ रही है, क्योंकि R तो पहले भी था। अरे हो जाने और बढ़ जाने में बहुत डिफरेंस है। क्लियर है क्या? जैसे अभी जो मैंने वो रेवेन्यू वाली बात बताई थी आप लोगों को, 1.5 करोड़ और 1.8 करोड़ वाली बात, ठीक है, तो उसमें 20% इंक्रीमेंट था, लेकिन जो आपका इनकम है वो 120% हो गया लास्ट ईयर के कंपेयर में। 20% बढ़ा है, 120% हो गया है। लास्ट ईयर की वैल्यू के कंपेयर में वो वैल्यू कितनी थी? 120%, 100% से भी ज्यादा।
1.5 CR होता तो 100% वैसा का वैसा डेटा रहता लास्ट ईयर के कंपेयर में, लेकिन उससे ज्यादा जा रहा है, मतलब वो कितना था, 120% अमाउंट हो गया था, वो 20% का इंक्रीमेंट था उसमें। बात समझ में आ रही है? तो सेम कहानी यहां भी है, अगर आर से कितना हो गया 4R, आर से 4R हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ है 3R, इंक्रीज कितना हुआ है। अब ठीक है, हमको क्या मतलब, ये फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज चेंज इन आर पूछा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन आर डेल आर, परसेंटेज डेल आर कैसे निकलेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, 4R माइनस आर 3R बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, आर से आर कैंसल, कितना आ गया 300%, इंक्रीज्ड बाय 300%, क्या बोलोगे, इंक्रीज्ड बाय 300%, छापिए। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन लिखिए। If length of wire is increased by, if length of wire is increased by 40%, if length of wire is increased by 40%, calculate percentage change in resistance, calculate percentage change in resistance. If length of wire is increased by 40%, calculate percentage change in resistance. देखिए आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना एक, है ना। अब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूं R, वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, और लेंथ मान लीजिए आपके हिसाब से, आपको जो कंफर्टेबल लगे। कुछ लोग यहाँ पे L मान के चलते हैं, फिर L का 40% बढ़ाएंगे, कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि 100L मान लो। 100L मानने में फायदा क्या रहता है कि 100 का 40% 40 होता है, तो दिक्कत नहीं आती, इजीली मतलब आसानी से समझ में आ जाता है कि यार क्या करना है क्या नहीं। अब आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लेकर चल सकते हो, बताओ क्या लेकर चले भाई। रेजिस्टेंस R था, लेंथ कितनी थी L, लेंथ क्या थी L, तब रेजिस्टेंस क्या था R, फिर इसको बढ़ाया गया, लेंथ को 40% बढ़ाया गया, लेंथ 40% बढ़ेगी तो L माने या 100L माने, क्या मानना है 100L मान लो भैया। लेंथ थी 100L और उसको 40% बढ़ाया तो अब कितनी हो जाएगी 140L। ये फायदा रहता थोड़ा सा 100 मानने का, क्योंकि 100 का 40% कितना होता है 40, 40 बढ़ाया 100 पहले था तो कितना हो जाएगा 140L। तो नया रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं कितना R डेज, ये इनिशियल वैल्यू है रेजिस्टेंस की और फाइनल वैल्यू अभी हमको निकालना पड़ेगी। कहां से निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला। R1 इनिशियल वैल्यू क्या लिखूंगा मैं R, फाइनल वैल्यू क्या लिखेंगे R2 को R डेज। पहले लेंथ कितनी थी बताओ 100L, फिर कितनी हो गई 140L और उसका स्क्वायर L1 बाय L2 का स्क्वायर। पहली लेंथ थी 100L, दूसरी कितनी हो गई 140L, क्योंकि लेंथ को 40% बढ़ा दिया है। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ फाइनली अगर अपन बात करें तो 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 14 का स्क्वायर 196। तो जो R डेज आएगा अपना, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, इससे 1.96 बचा नीचे,
तो 1.96 बचा। तो उस हिसाब से अगर सोचे तो आर डेज इधर लाओ, 1.96 को उधर भेज दो, तो आर डेज इज इक्वल टू कितना हो गया 1.96 आर। ये समझ में आया क्या? ये आर डेज निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन आर। कैसे निकलेगा? फाइनल वैल्यू 1.96 आर, इनिशियल वैल्यू आर डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू आर मल्टीप्लाई बाय 100। आर कॉमन आके कैंसिल, 1.96 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0.96 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 96%। रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया? 96%। लेंथ कितनी बढ़ाई थी? 40%। छापी है। आपको 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वायर आते हैं कि नहीं आते? नहीं तो वहां 14 इंटू 14 करने बैठ जाना, पता चला। बायो में क्या स्टार्ट हो गया? आज हो गया स्टार्ट। क्या अनुराग नींद आ रही है? ज्यादा ही नींद आ रही है यार, सुना ही नहीं रहा इसका। मुंह धो के आ जा। नहीं आ रहा। नींद तो मुझे भी आ रही है यार आज, पता नहीं दी नहीं हल्सी। एक आधे घंटे का लेक्चर सोने का लगा लेते, सब सो जाओ अपने अपने टेबल पे। हो गया क्या ये? अब थोड़ा सा कॉपी पेन बंद करके ध्यान से सुनेंगे आप। बस मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि ये तो तरीका है ही जो मैंने बताया आपको, ये तो करना ही है। इसके अलावा भी और ऑप्शंस रहते हैं। देखिए होता क्या है ना कि मान लो मेरे पास कुछ भी अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है, कुछ भी लेकर चले, अपन 100 रुपए ले लो चलो, या और भी कुछ लेकर चले। ये हो गया तो आगे बढ़े। ये हटाओ ना, ये छाप ले। कुछ भी अमाउंट है मेरे पास, मान लो एक्स है, और वो अमाउंट जो है वो 1.3 टाइम हो गया। कितने टाइम हो गया? आपको पता है 1.3 टाइम होने का मतलब क्या होता है? जितने टाइम होता है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो कितना आएगा? 1.3 को 100 से मल्टीप्लाई करो। या तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरा अमाउंट 1.3 टाइम हो गया, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 130% हो गया। कितने परसेंट हो गया? और 130% होने का मतलब ये होता है 30% बढ़ जाना। 1.3 टाइम होने का मतलब होता है 130% होना, और 130% होने का मतलब होता है 30% बढ़ गया। जो भी अमाउंट था उसमें कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया, क्योंकि जो इनिशियल अमाउंट होगा उसको 100% मानेंगे, उसी का तो 30% बढ़ेगा, तभी तो 130% होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, मेरा अमाउंट मान लो x था, x से 1.46x हो गया, क्या लगता आपको? 146% हो गया भाई। इतना अमाउंट तो हो गया, x से कितना हो गया? 1.46x हो गया। तो 146% और 46% बढ़ गया। हो गया और बढ़ गया में 100 का डिफरेंस रहता है, ध्यान रखना। 146% हो गया और 46%, ठीक है। बढ़ा कितना? 46%। हुआ कितना? 146%। मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कुछ अमाउंट है x और वो 1.36 हो गया, 1.36x हो गया, क्या बोलोगे? 136% हो गया
36% बढ़ गया। ठीक है क्या? एक बात बताइए, मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कुछ अमाउंट है एक्स और इसको 60% बढ़ाना है, क्या करना है? अब कोई भी अमाउंट अगर 60% बढ़ेगा तो हो कितना जाएगा? 160% करना पड़ेगा। और 160% होने का मतलब, समझ में आ रहा क्या? फिर से ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन था पिछले से ना। मान लो एक्स है और मैंने बोला कि इस एक्स को मैंने कुछ भी डेटा ले लो 25% बढ़ाया। 25% बढ़ाने का मतलब होता है 125% कर देना। 125% करने का मतलब होता है 1.25x हो जाना। कितना हो जाना? अब आप लोगों ने एक चीज देखी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितने टाइम का चेंज लेंथ में होगा उसके स्क्वायर टाइम चेंज होगा किसमें, मतलब जितने टाइम लेंथ हो जाएगी उसके स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी जो पिछला क्वेश्चन है उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को हवा में बिना पेन चलाए। देखिए होता क्या है, करेंगे वही मैथ्स वही है। मान लो आपसे बोल दिया जाए कि लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%। ये क्वेश्चन था, एक वायर का लेंथ कितना बढ़ाया? 40% बढ़ाया, मतलब लेंथ 140% हो गई होगी। 140% होने का मतलब हो गया लेंथ 1.4 टाइम हो गई होगी। 140% होने का मतलब लेंथ 1.4 टाइम हो गई होगी। 1.4 टाइम लेंथ होगी तो लेंथ का स्क्वायर होता है रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.96 टाइम। 1.96 टाइम हो जाएगा मतलब 196% हो जाएगा, 96% बढ़ जाएगा। क्या क्या बोला मैंने? एक बार समझ लोगे तो हर बार दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। लेंथ को 40% बढ़ाया, लेंथ क्या क्या स्टेप से सुनिएगा। लेंथ 40% बढ़ा, लेंथ 140% हुआ, 140% हुआ मतलब 1.4 टाइम हुआ। लेंथ 1.4 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस 1.4 का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस 1.96 टाइम हो जाएगा, मतलब 196% हो जाएगा। 96% बढ़ जाएगा। हो जाने और बढ़ जाने में 100 का अंतर रहता है। 196% होने का मतलब होता है 96%। अब देखिए आपको आंसर देना है। मान लो एक वायर को मैंने खींचा और उसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 20%। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया सॉल्व। लेंथ 20% बढ़ाया, लेंथ 120% हो जाएगा। 120% हो जाएगा मतलब 1.2 टाइम हो जाएगी। लेंथ 1.2 टाइम होगा तो 1.2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1.2 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.44 टाइम, मतलब 144% हो जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। नहीं आया? क्लियर है क्या? पहले लेंथ का परसेंटेज चेंज आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उससे हम ये निकालेंगे लेंथ कितने परसेंट हो गई, कितने परसेंट हो गए, उससे ये पता करूंगा कितने टाइम हो गई। जैसे मान लो 150% हो गई तो 1.5 टाइम हो गई, 130% हो गई तो 1.3 टाइम हो गई। कितने परसेंट हो गए उससे पता चलेगा कितने कितने टाइम हो गई, और जितने टाइम लेंथ होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पता चल जाएगा रेजिस्टेंस कितने टाइम हो गया, और कितने टाइम हो गया उसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पता चल जाएगा कितने परसेंट हो गया, और उसमें से 100 घटा दूंगा तो कितने परसेंट बढ़ गया। क्लियर है क्या? इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। लेंथ 10% बढ़ाया तो लेंथ 110% हो जाएगा। 110% होने का मतलब होता है 1.1 टाइम हो जाना। भाई 110% होने का मतलब होता है 1.1 टाइम हो जाना। 1.1 टाइम होने का मतलब होता है लेंथ 1.1 तो रेजिस्टेंस 1.1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 121 121, रेजिस्टेंस बिकम 1.21 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू, या आप ऐसा बोल सकते हो रेजिस्टेंस बिकम 121% ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड इंक्रीज्ड बाय 21%। इंक्रीज्ड बाय, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। किसी वायर का लेंथ 30% बढ़ा दिया मैंने तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 69%। कितना आएगा?
30% बढ़ाया, 130% हो गया, 1.3 टाइम हो गया, 1.3 का स्क्वायर 169, रेजिस्टेंस बिकम 1.69 टाइम, 169% हो जाएगा, 69% नहीं आया। किसी वायर की लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए स्ट्रेच करके, तो ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा। ये क्वेश्चन और आसान है, क्यों? लेंथ का परसेंटेज चेंज देगा तो वहां से हमको ये निकालना पड़ेगा कितने परसेंट हो गई, फिर कितने टाइम हो गई, फिर कितने टाइम हो गए, उससे निकालेंगे रेजिस्टेंस। यहां डायरेक्ट दे दिया कि लेंथ 3 टाइम हो गई, ट्रिपल करने का मतलब क्या होता है 3 टाइम, तो आगे के स्टेप सब खत्म हो गए। लेंथ 3 टाइम हुआ तो 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा मतलब 900% हो जाएगा, 800% बढ़ जाएगा। अरे 9 टाइम होने का मतलब होता है 900% हो जाएगा, 800% बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 800%। इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, 2 टाइम कर दें, लेंथ 2 टाइम करोगे 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम, 400% हो जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 50%, 50% बढ़ा दिया जाए किसी वायर की लेंथ को, तो लेंथ 150% हो जाएगी, 150% हो जाएगी मतलब 1.5 टाइम हो जाएगी। लेंथ 1.5 टाइम होगी तो रेजिस्टेंस 1.5 का स्क्वायर 2.25 टाइम हो जाएगा, 225% हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया वो वैसे कर लेना जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया, R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर करके, वो भी एक ऑप्शन रहता है। लेकिन डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, क्या पेन चलाना है इसमें, परसेंटेज चेंज में पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जनरली, आधे ज्यादा ऐसे टिक हो जाते हैं। अरे आया नहीं आया सुन, मान लो मैं आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 60%, 60% से वायर का लेंथ बढ़ा दिया, बताओ। हाँ जी, 156% इंक्रीज होगा, कौन? रेजिस्टेंस, सही बात है। 60% आपने लेंथ बढ़ाया, लेंथ हो गया 160%, 160% हो गया मतलब 1.6 टाइम हो गया, 1.6 मतलब 16 का स्क्वायर, भाई 16 का स्क्वायर 256, 256, 2.56 टाइम हो जाएगा रेजिस्टेंस, या आप ऐसा बोलोगे 256% हो जाएगा, 156% बढ़ जाएगा। इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, लेंथ को 150% बढ़ाया तो लेंथ कितने परसेंट हो जाएगी? मेरे साथ सॉल्व कीजिए भैया, लेंथ 150% बढ़ाया तो हो कितनी जाएगी? 250%। जितने परसेंट बढ़ाते हैं उसमें 100 जोड़ के अपन बताते हैं ना कितने परसेंट हो गया। जैसे 30% बढ़ाया था लेंथ तो कितनी हो गई थी? 130। 40% बढ़ाया था तो कितनी हो गई थी? 140। 80% बढ़ाओगे तो 180। 150% बढ़ा दोगे तो 250। 100 जोड़ रहे हैं। 150% लेंथ बढ़ाया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 250% मतलब कितने टाइम? 2.5 टाइम। 250% मतलब लेंथ 2.5 तो लेंथ का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 6.25 टाइम, या मैं ऐसा बोलूं कि 625% हो जाएगा, 525% बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 525%। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा कुछ? पक्का? इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 80%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। 224%। 80% बढ़ाया 180% हो गई, 180% हो गई मतलब 1.8 टाइम हो गई। कौन? लेंथ। लेंथ 1.8 होगी तो 1.8 का स्क्वायर, अब 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, 324। 324% हो जाएगा, 224% बढ़ जाएगा, बिकम 324%। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो वो भी सही है, इंक्रीज्ड बाय 224% वो भी सही है। कितना हो गया कितना बढ़ गया दोनों पता चलना चाहिए। अरे आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्लियर है? आप ऐसे कर सकते हैं, 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन तो 18 का स्क्वायर नहीं याद है तो फिर ट्रिक काम नहीं करेगी क्या? फिर ट्रिक के वो फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, मतलब वहां भी आपको 18 इंटू 18 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां भी आएगा 18 का स्क्वायर, तो वो 18 का स्क्वायर तो करना है। आप चाहे कैलकुलेशन करो या आप डायरेक्ट सोचो, 18 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए। 30 हो तो 30 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 14, 1 to 20 स्क्वायर रटे हुए होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कई जगह ट्रिक्स में काम में आएगा ये। अब ये तो हो गया एक रिजल्ट अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, वर्क पावर एनर्जी।
वहां पे हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, सेम कहानी, मोमेंटम को 20% बढ़ाया, मोमेंटम 120% हो जाएगा, 1.2 टाइम हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, काइनेटिक एनर्जी बिकम 144% ऑफ इनिशियल वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 44%। सेम वेराइटी, कोई चेंज नहीं है, केवल क्वांटिटी चेंज है, पैटर्न सेम रहेगा परसेंटेज चेंज पूछने का। और इसके अलावा फिर परसेंटेज चेंज सीधे पूछा भी यही जाता है मोमेंटम वाले पार्ट पे। कर लोगे क्या? और ये नहीं समझ में आए तो फिर क्या करना है? फिर तो है ही। देखिए एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं अपन। लिखिए, क्या लिखोगे? इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, if length of wire is increased by 50%, calculate, if length of wire is increased by 50%, calculate percentage change in resistance। हाँ, कितना? 225 सुनाया था मुझे कहीं से। इंक्रीज्ड बाय 225 नहीं, इंक्रीज बाय तो 125। लेकिन आप लोगों को तो पता है, मुझे आंसर तो आप निकाल दोगे 125%। बट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखवा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है आपको। सॉल्यूशन लिखो इसका। क्या लिखोगे? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना आपको, क्योंकि आज जो मैंने बोला वो आप भूल जाओगे इस संडे तक ही। पहला स्टेप 1, लेंथ 50% बढ़ाया मतलब 150% हो गया। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते जाइए, ये मैथ से। ये लेंथ 50% बढ़ाया मतलब भी लिखना, MAT LA भी है ना, मतलब 150% हो गया। मतलब का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग। लेंथ 50% बढ़ाया मतलब लेंथ 150% हो गया। स्टेप 2, अगला मैं क्या सोचूंगा? स्टेप 2 सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए हम क्या क्या सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। 150% हो गया मतलब 1.5 टाइम हो गया। 150% हो गया मतलब 1.5 टाइम्स हो गया। स्टेप 3, वी नो R is directly proportional to L square। हम जानते हैं, जानते हो आप लोग? We know that R is directly proportional to L square। भाई ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का रिजल्ट बनना बहुत जरूरी है। R is directly proportional to L square। उसके बाद में कॉमा लगा के लिखना, लेंथ 1.5 टाइम होगा, लेंथ 1.5 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस लेंथ 1.5 टाइम होगा। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हैं, चलिए। लेंथ 1.5 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस ऐसा लिखना 1.5 स्क्वायर टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इफ लेंथ बिकम 1.5 टाइम देन रेजिस्टेंस इज बिकम स्क्वायर ऑफ 1.5 टाइम। ठीक है, कितने टाइम हो जाएगा? 1.5 के स्क्वायर टाइम हो जाएगी वो। लेंथ 1.5 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस 1.5 के स्क्वायर टाइम हो जाएगा, मतलब 2.25 टाइम हो जाएगा, मतलब 2.25 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टेप, अगला स्टेप, स्टेप 3 4 कौन सा? मतलब 2.25, 1.5 का स्क्वायर याद होना चाहिए यहां पे, मतलब 2.25 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, 2.25 टाइम होना मतलब 225% हो जाएगा। 2.25 टाइम होना मतलब 225% हो जाएगा। हम कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चन को वो लिख रहे हैं आप लोग। 2.25 टाइम होना मतलब 225% हो जाएगा।
एंड 125% बढ़ जाएगा। 2.25 टाइम होना मतलब 225% हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। क्लियर? आया समझ में? अब if percentage changes are लेस देन 8%, वैसे लेस देन 5% के लिए होता है, लेकिन हम 8-10% तक भी है चला देते हैं। क्या करना होता है, लाइक जैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर n है, तो परसेंटेज चेंज इन x, परसेंटेज चेंज इन, या पूरा सिंबल्स में लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन x इज इक्वल टू n टाइम ऑफ परसेंटेज चेंज इन y। मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है, समझिए बात को। अगर परसेंटेज चेंज 5% से छोटे हो, वैसे अपने 10% से कम में भी कहानी लग जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो पावर है ना ये n जो दिख रहा है उससे ओनली मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में हम जानते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के स्क्वायर के। अब यहां पावर अपना n जो है वो कौन बन रहा है, 2। पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर केस में ये जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, उसमें कितना आ रहा है 2। अब मान लो मैं आपसे बोलूं इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय 2% नहीं लेते, 1%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अब ऐसे नहीं सोचेंगे कि 1% बढ़ाया मतलब 101% हो गया, 101 हो गया मतलब 1.01 टाइम हो गया, फिर 1.01 का स्क्वायर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, छोटे परसेंटेज में सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पे बताओ क्या हो जाएगा आंसर, सीधे डायरेक्ट 2%। लेंथ को अगर 2% बढ़ाया होता तो 4%, लेंथ को 3% बढ़ाया होता तो 6%, 4% बढ़ाया होता तो 8%, 5% बढ़ाया होता तो 10%, 10% बढ़ाया होता तो 10% बढ़ाया होता तो फिर सोचेंगे 20 नहीं बोलेंगे, फिर ऐसे सोचेंगे 10% बढ़ाया मतलब 110% हो गई, लेंथ 110% हो गई मतलब 1.1 टाइम हो गई, 1.1 का स्क्वायर 1.21, 121% रेजिस्टेंस हो जाएगा 21%। इससे जो हम आंसर निकालते हैं वो अप्रोक्स आंसर होता है, थोड़ा सा कम आता है, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है? जैसे 10% पे अगर आप ट्रिक से जाओगे तो कितना आएगा 20, मतलब ये सॉरी पावर मल्टीप्लाई वाले तरीके से चलोगे तो कितना आ रहा है 20, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है 21। और 20% बढ़ा दो लेंथ तो पावर से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 40, लेकिन एक्चुअल आंसर आएगा 44। 4% का डिफरेंस हो गया। 30% वाला हो तो लेंथ 30% बढ़े तो मान लो, तो यहां इससे आएगा 60 और एक्चुअल आंसर है 69। ये वेरिएशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डेटा बड़ा होता जाएगा। मान लो 150% बढ़ाऊं तो लेंथ 150%, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया, 150% बढ़ाओगे तो 250% हो जाएगी, 2.5 का स्क्वायर 625, 525 आंसर आया था 150% का, और इससे ट्रिक से जाऊंगा 2 का 300 ही आएगा। बहुत बड़ा गैप हो गया। अब जैसे जैसे बड़े डेटा पे शिफ्ट होते जाओगे ये पावर से मल्टीप्लाई करने वाला जो तरीका है फेल होते जाएगा, लेकिन छोटे डेटा के लिए तो ठीक है, 10% तक तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, 10% तक जाके 1% का वेरिएशन आ रहा है तो चलेगा। लिख लीजिए, वैसे 5% 8% में बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन आते ऐसा आते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 0.6%, 0.6% बढ़ा रहा है, 0.3% बढ़ा रहा है, ऐसे 0.6% बढ़ा देगा तो 1.2% का इंक्रीमेंट आएगा रेजिस्टेंस में। सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। तो 10% से छोटा पूछा जाए तो वो टफ नहीं होता, वो तो सबसे इजी होता है। हम तो चाहते हैं कि वही पूछ लें ताकि कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़े, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर बोल दें।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। If radius of wire is decreased by 3%, if radius of wire is decreased by 3% in stretching of wire, if radius of wire is decreased by 3% in stretching of wire, calculate percentage change in resistance. क्या आएगा? भैया स्ट्रेचिंग वाले केस में मैंने रेडियस की पावर 4 लिखवाई है। स्ट्रेचिंग वाले केस में देखो नीचे क्या लिखवा है, रेडियस, डायमीटर, थिकनेस, सबकी पावर क्या लिखवाई है? 4। तो बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12%। अरे आंसर कितना आएगा? रेडियस 3% बोला तो परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस में कितना आएगा? अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे डिसाइड होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस के साथ क्या हो रहा है? रेडियस डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस, रेडियस डिक्रीज हो रही है ना 3%, तो रेजिस्टेंस 12%। तो लिख लीजिए, ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, ये वाला रिजल्ट चलेगा। और परसेंटेज चेंज छोटा है बहुत, तो पावर से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पावर कितनी है? 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12%। लिख लीजिए इंक्रीज्ड बाई 12%, इंक्रीज्ड बाई 12%। अगला लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, if length of wire is increased by 200%, calculate percentage change in resistance. If length of wire is increased by 200%, calculate percentage change in resistance. लेंथ को 200% बढ़ाया तो लेंथ 300% हो जाएगी। 300% होने का मतलब होता है ट्रिपल हो जाना, 3 टाइम हो जाना। मतलब 300% होना मतलब 3 टाइम हो जाना। और लेंथ 3 टाइम होगी तो 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा, 900% हो जाएगा, 800% बढ़ जाएगा, तो 800 आएगा ना, 800% आएगा। इंक्रीज्ड बाय पूछा ना, बिकम 900, तो मैंने इंक्रीज्ड बाय पूछा ना, तो आंसर क्या आएगा? 800%। अरे समझ में आया क्या करना है? 200% बढ़ाना मतलब 300% कर देना, 100 जोड़ देना। अब तो जो बढ़े उसमें 100 जोड़ो तो पता चल जाए कितना हो गया। कितना हो गया उससे पता चल जाए कितने टाइम हो गया। लेंथ कितने टाइम हुआ उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये पता चल जाएगा रेजिस्टेंस कितने टाइम हो गया। और जितने टाइम रेजिस्टेंस होता है उतने ही परसेंट उसमें 100 का मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज चेंज। हो गया, बढ़े आगे। हमने वो लिख लिया था क्या,
कि बेसिक ऑफ करंट, एक मिनट नोट्स दिखाना कोई। करंट डेंसिटी वगैरह लिखवा चुका हूं क्या? जे इक्वल टू आई बाई ए, ये सब हो चुका ना? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट खत्म होता है यहां पे आपका। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे आप? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखिए, जब किसी वायर से आप सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड हाई पोटेंशियल पे लेके चले जाते हैं, दूसरा मतलब आपने कोई सोर्स कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं डिफरेंट स्पीड्स के साथ, उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड का जो v1, v2, v3 का जो एवरेज होता है, उसी का नाम क्या रखा गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनकी सबकी एवरेज आंसर को क्या बोलते हैं अपन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, लेकिन इसके कई सारे रिजल्ट्स हैं, आप समझते हैं थोड़ा सा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या रहता है? वीडी। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल देते हैं कहीं ना कहीं, मैग्नीट्यूड की बात अगर करेगा तो। बाकी डायरेक्शन के साथ अगर लेकर चले तो क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वीडी। अगली हेडिंग लिखिए, एवरेज वेलोसिटी के बाद में इसका एक डेरिवेशन भी करने जाएंगे अभी अपन। इसमें साइड हेडिंग लिखना आपको, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी याद है आपको? जे, जिसको हम क्या बोलते थे? आई बाई ए। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है। जे इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई वी डी। अब एक एक करके मैं बताता हूं। जे का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। जे क्या होता भैया? करंट डेंसिटी। ठीक है, वीडी मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, वीडी क्या है? हाँ, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई जो है उससे भी आप फेमिलियर हैं, इट इज एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 19। ठीक है, एन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। जो भी चीज है ना, मतलब एन जो है उसी को थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ता है। ये है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मतलब जिन पे चार्ज होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ कंडक्टर में ये होंगे कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे हो सकता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा हो या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी लिखा हो इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए भैया, आप सब लोग जानते हैं ई तो ई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या होता है? आई बाई ए। आई हो गया एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एरिया जो होता है वो क्या होता है अपना? भाई मीटर स्क्वायर में होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते, पहले इसको लिख लेते हैं। चलो, जे को क्या लिखेंगे? आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी। तो एक फॉर्मूला आ जाता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, आई हो गई अपनी करंट, एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब यहां गलती क्या कर जाते हैं हम, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे करंट का वैल्यू ही पूछा एग्जांपल के लिए,
और मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दे दिया 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिया 6 × 10⁻15 पर mm³ ठीक है, और एरिया जो है वो मैंने आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे क्या होता है, डेटा सब मिलता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको मेहनत नहीं करना कि आपको कुछ कहीं और से निकाल के लाना है, सब दिया जाएगा। यहां बच्चा एक ही चीज में गलती करता, कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिटी कन्वर्ट नहीं हो रही थी कि कब क्या करना होता है। तो देखिए क्या क्या होगा, मैं समझाता हूं आप लोगों को। आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, आई इक्वल टू एन ई है वी डी, आई आपको निकालना है। सबसे पहला नंबर आता है एन का, एन जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻15 पर मिलीमीटर क्यूब। mm³ मतलब क्या है भैया, मिलीमीटर क्यूब तो नहीं चलेगा ना, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो तो मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो आपको ये मिली हटाना पड़ेगा, और मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ मिली का वैल्यू कितना होता है। अब क्या करेंगे 10⁻³ नहीं, लेकिन 10⁻³ का क्यूब, 10⁻³ का, क्योंकि मिलीमीटर थोड़ी ना है, मिलीमीटर क्यूब है, 1 मिली नहीं है 3 मिली है। ठीक है, तो 1 मिली 10⁻³ तो 3 मिल के कितने बनेंगे 10⁻, ये भी सबको समझ में आ जाता है। लेकिन गलती बच्चा क्या कर देता है कि यार पर mm है, mm हटाने के चक्कर में यहां 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देता। भैया ये जो पर है ना, पर का मतलब है डिवाइड, नीचे है वो, ऊपर नहीं है, वो मिलीमीटर क्यूब। अब वो मिलीमीटर क्यूब नीचे है तो आपको 10⁻⁹ जो है ना वो यहां लिखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से मल्टीप्लाई में लिख दिया तो समझो -1 पक्का, और वो ऑप्शन में मिलता है या 10⁻, क्या लिखा है 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स पर mm³। पर का मतलब क्या हो गया, नीचे है वो मिलीमीटर क्यूब, वो मिलीमीटर 10⁻³ का क्यूब जो आपने किया 10⁻⁹, वो आपको मल्टीप्लाई में नहीं, वो कहां लिखना हो नंबर्स के डिवाइड में भी लिखना है। बाकी तो आप समझदार हैं। फिर अगला कौन आ गया, एरिया। एरिया है 4, इसमें पर नहीं होता, ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं आएगा एरिया में, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी होता है 10⁻², उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। फिर वीडी ड्रिफ्ट स्पीड 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, यहां भी गड़बड़ है, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, मिली फिर हटाना पड़ेगा, तो फिर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसमें भी मिली ऊपर ही है, ऐसा नहीं है कि मीटर पर मिली सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है ना, मिली नीचे नहीं है, मिली ऊपर ही है तो ऊपर ही लिखेंगे, बस यहां गड़बड़ हो जाती है। अब तो बाकी फिर क्या बच जाता है, फिर तो कैलकुलेशन बच के एम्पियर में निकालना यूनिट, ये एम्पियर आएगा। समझ में आ रहा है क्या, कन्वर्जन आना चाहिए, यहां कन्वर्जन में ही आप अटकेंगे, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आती इधर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को, तो ये ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या हो गया अपना, आई इक्वल टू एन ई है वी डी। छापिए,
हो गया। क्वेश्चन लिखिए इस पे बेस्ड एक दो जल्दी फटाफट। लिखिए अ कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर a conducting wire of cross sectional area 1 centimeter square has 3 into 10 to the power 23 electron per meter cube, has 3 into 10 to the power 23 3 into 10 to the power plus 23 electrons per meter cube. If current in wire is 24 milliampere, if current in wire is 24 milliampere, drift speed of electrons is हो गया 8 इंटू 10 टू दी पावर -22 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 -22 बहुत छोटा स्पीड नहीं हो गया? आई इक्वल टू एनी है, वीडी लगाना है, वीडी इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई बाई एनी है। देखिए आई इज इक्वल टू एन ई है, करंट कितना दिया? करंट कितना दिया? 24 मिली एम्पियर। तो 24 इंटू 10 टू दी पावर -3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और अच्छी बात यह कि यहां पे मीटर क्यूब भी बोला है, तो मीटर क्यूब भी बोला तो दिक्कत ही नहीं है। यहां मिलीमीटर क्यूब नहीं बोला है, यहां मीटर क्यूब भी बोला, तो यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट मीटर क्यूब में है नहीं। मीटर क्यूब ही तो बनाते हैं हम।
ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। एरिया कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू वीडी। ये 4 और 9 हो गया 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4.8। तो 24 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इक्वल टू वीडी। ये हटाऊंगा तो यहां पे क्या लगेगा 10। 24 से 48 2 टाइम कैंसिल, 2 से 5 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, या आप ऐसा बोल सकते हो 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक दिन अपनी बात हुई थी कि जब आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हो, मतलब जब करंट फ्लो होता है, तब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, मिलीमीटर पर सेकंड। तो रेंज वही रहता है, मिलीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। जनरली क्वेश्चंस की रेंज वही रहती है ना। तो 23 अगर आ रहा है तो वही समझ जाना था कि कुछ तो गड़बड़ है। रेंज मिलीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा इसका। हो गया। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। एक डेरिवेशन है ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस सबका कनेक्शन, वो खत्म करके मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लिखवा दूंगा आपको फिर, और बैटरी वाले कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस सप्ताह में हो सकता है आपका करंट खत्म हो जाएगा, इस वीकेंड तक। फिर मैग्नेटिज्म